नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल के इस क्लास में। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रेमचंद पूर्व उपन्यास युग। उपन्यास पढ़ रहे हैं हम, तो उपन्यास में सबसे पहले उपन्यास का विकास भारत में कैसे हुआ, इसकी कड़ी में हमने पढ़ा था कि उपन्यास के इतिहास को, हिंदी के उपन्यास के इतिहास को भारत में 3 भाग में बांटा गया, जिसमें हमने पढ़ा था कि प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युगीन उपन्यास और प्रेमचंद के पश्चात जो रचनाकार आए उनकी एक कड़ी थी। तो इस वीडियो सीरीज में आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं प्रेमचंद युगीन उपन्यास की, यानी कि प्रेमचंद जिस युग में उपन्यास की रचना कर रहे थे उस युग में किस प्रकार के उपन्यास लिखे जा रहे थे, उससे संबंधित बातों की चर्चा हम करेंगे। ये इस कड़ी में 56वां वीडियो है, अब तक 55 वीडियोस हो चुके हैं। बात करते हैं प्रेमचंद की, तो प्रेमचंद के जीवन परिचय को एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, अपनी जिस भी नोट्स या किताब से पढ़ते हैं वो तो आपका कर्तव्य है कि उसको आप जरूर पढ़िएगा। प्रेमचंद शुरुआत में नवाब राय के नाम से लिखते थे और कुछ फैक्ट है, जैसे कि अंतिम पूर्ण उपन्यास जो उनका है वो गोदान है और अंतिम उपन्यास जो है वो मंगलसूत्र है, जो कि पूर्ण नहीं हो पाया था। ये तो खैर कुछ जानकारियां थी, छिटपुट जानकारियां। हम अब बढ़ते हैं आगे अपने इस यूपीएससी में, यूपी पीसीएस में या बिहार पीसीएस में किस तरीके की चीजें पूछी जाएंगी उसके बारे में हम बात करते हैं। तो बेसिकली पहले तो आपको यह याद रखना है कि 1916 से 1936 ये जो समय काल था ये प्रेमचंद युगीन उपन्यास का काल था और इसी समय में प्रेमचंद सक्रिय रहे। पहले नवाब राय के नाम से लिखते थे, जैसे कि उनकी जो रचना है प्रेमा, या फिर आप बात कर ले उनकी रचना है वरदान। तो जिस समय उन्होंने ये 2 रचनाएं लिखी थी उस समय वो नवाब राय के नाम से लिखा करते थे, लेकिन बाद में फिर वो मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखे जाने लगे और 1936 में गोदान का प्रकाशन हुआ था, 1936 में। और यही एकमात्र नहीं, आखिरी पूर्ण उपन्यास प्रेमचंद की यदि हम बात करें तो वो गोदान है। और मंगलसूत्र लिख रहे थे लेकिन अपूर्ण रह गया, बीच में उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो पूरा नहीं हो पाता है। खैर, अब हम बात करते हैं उन चीजों की जो कि आगे हमको देखना है इस वीडियो सीरीज में। बात करें प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं और उनके बारे में थोड़ी बहुत बातें हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहला उपन्यास जो हम प्रेमचंद का देखने वाले हैं वो है सेवा सदन। एक बात याद रखिएगा, यूपीएससी के हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ गोदान है और गोदान पर तो अलग से ही वीडियो बनाया जाएगा। हो सकता है 1 या 2 या 3 वीडियो बने, या फिर अगर लंबा वीडियो बने तो 1-2 वीडियो में ही हो जाएगा। तो गोदान के बारे में, गोदान से किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, गोदान की कहानी क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, प्लॉट, थीम, वो सारी बातें, पात्र परिचय, चरित्र, वो सब हम अलग से वीडियोस में देखेंगे ही देखेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कि प्रेमचंद की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, मतलब प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं और प्रेमचंद का हिंदी उपन्यास में क्या योगदान है, इसके बारे में भी हम आज ही के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उपन्यास सेवा सदन की। सेवा सदन एक ऐसा उपन्यास है जो प्रेमचंद ने अपने प्रारंभिक दौर में लिखा और इस उपन्यास में जिस चीज का उल्लेख किया गया है, जिस समस्याओं को उठाया गया है, उसमें है वेश्यावृत्ति। वेश्यावृत्ति के बारे में, वेश्यावृत्ति, इसके बारे में बात की है प्रेमचंद ने। इस समस्या पर गंभीर रूप से विचार किया है और इसमें एक केंद्रीय पात्र जो है वो है सुमन। जो पात्र है उसका नाम है सुमन और उसके माध्यम से प्रेमचंद ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि कोई स्त्री यदि वेश्यावृत्ति के धंधे में जाती है तो उसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं। जैसे उसमें दिखाया गया कि उसके पति का जो व्यवहार है वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है उस स्त्री के लिए। फिर बाद में दिखाया गया कि एक सेवा सदन नामक स्थापना की है उस औरत ने। यहाँ पे देखिएगा, सेवा सदन, या तो वो आत्महत्या कर ले, स्त्री के पास इस समय 2 ही काम रह सकते हैं, या तो वो आत्महत्या कर ले या फिर अपना जीवन यापन अपने तरीके से करे। तो प्रेमचंद ने इस उपन्यास के माध्यम से यही बताया है कि वेश्यावृत्ति में जो महिलाएं हैं उनको भी समाज की मुख्य धारा में कैसे लौटाया जाए, उसके लिए सेवा सदन की स्थापना का विकल्प उन्होंने प्रस्तुत किया है। ये याद रखिएगा। इसमें थोड़ी बहुत चर्चा आपको सांप्रदायिकता के बारे में भी देखने को मिलेगी कि सांप्रदायिकता क्या है। मतलब 2 इश्यूज हैं जिसके बारे में प्रेमचंद ने इसमें डिस्कस किया। पहला उठाया मुद्दा उन्होंने वेश्यावृत्ति का, उसके पीछे का कारण क्या है, महिलाओं के पास क्या रास्ते बच जाते हैं जब वो समाज से या अपने घर परिवार से जब उसको कष्ट मिलता है तो उसके पास 2 रास्ते बचते हैं। फिर अंत में सिर्फ और सिर्फ समस्या की ओर इशारा कर देना मात्र प्रेमचंद का काम नहीं था, उन्होंने उसका एक विकल्प भी प्रस्तुत किया, सेवा सदन का विकल्प। ठीक ऐसे ही हमें यूपीएससी के आंसर में भी करना होता है। किसी भी प्रश्न का केवल हम समस्याओं को डिस्कस नहीं करेंगे, उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, कंक्लूजन क्या होना चाहिए, कौन से नए रास्ते आप अपनाएंगे, ये भी हमें फोकस करना होता है। अब हम बात करते हैं उनके दूसरे उपन्यास की, प्रेमाश्रम। इसका रचनाकाल माना जाता है कि लगभग 1918 से 20 के बीच में, 16 से 36 तो इनका पूरा कार्यकाल ही है।
तो 18 से 20 के बीच में हम मानते हैं कि इसकी रचना की गई। और ब्रिटिश काल का समय है। जमींदार और किसान इनके बीच में किस प्रकार के संबंध हैं, इन संबंधों की चर्चा की गई है प्रेमाश्रम में। ठीक है, तो याद रखिएगा जमींदार, साहूकार और किसानों के बीच की समस्या जो है वो प्रेमाश्रम में दिखाई गई है। ज्यादा डिटेल में हम इनके बारे में नहीं जानेंगे, हालांकि आप जरूर अपने नोट्स या किताबों से एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला उपन्यास जो है वो है रंगभूमि। रंगभूमि का रचना काल माना जाता है कि 1925 के आसपास का है और इसमें पूंजीवाद और महाजनी सभ्यता जो होती है उसके बारे में प्रेमचंद ने डिस्कस किया है। उस तरह की समस्याओं को प्रेमचंद ने उठाया है। ठीक है, तो ये आप समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। बात करें हम कायाकल्प की। ये देखिए चौथे नंबर पे जो है कायाकल्प 1926 में लिखा गया, ये भी आप याद रखिएगा। और ये जो उपन्यास है इसमें पूरी तरह से जिस समस्या की तरफ इशारा किया है प्रेमचंद ने वो है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता के मुद्दे को प्रेमचंद ने कायाकल्प नामक उपन्यास में उठाया है कि कैसे सांप्रदायिक दंगों का फायदा कुछ लोग उठा लेते हैं और उस फायदे को किस प्रकार उठाते हैं, इससे संबंधित समस्याएं क्या हैं, ये कायाकल्प में है। ठीक है, इसमें जो नायक है उसका नाम है चक्रधर। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार, मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं। चक्रधर का क्या है भाई, ये नायक है और ये क्या बनना चाहता है, तो ये समाज सेवक बनना चाह रहा है। चक्रधर जो है वो समाज सेवक बनना चाहता है। उसको प्यार हो गया है एक स्त्री से, एक लड़की से, उस लड़की का नाम है मनोरमा। ठीक है, दोनों का प्यार हो गया लेकिन दोनों का विवाह नहीं हो पाता है। बाद में क्या होता है, अब देखिए समाज में क्या है, प्रेम हो गया मगर विवाह नहीं हो पाया। अब चक्रधर समाज सेवी बनना चाहता था। फिर चक्रधर ने अपने परिवार के सारी समस्याओं को एक तरफ किनारे रखा और एक विधवा से विवाह कर लिया और ये विधवा जो है वो एक मुस्लिम परिवार की रहती है। तो यही दिखाया गया है कि किस तरह से सांप्रदायिक दंगे होते हैं, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, लोगों के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। निर्मला, देखिए निर्मला के बारे में यदि आप अच्छे से जानना चाहें तो निर्मला पर एक सीरीज ही बनी हुई है सीरियल्स की, वो शायद आपको दूरदर्शन पे मिल जाएगा, तो आप यूट्यूब चैनल पे सर्च करिएगा ना निर्मला, तो मिल जाएगा आपको, वो देख सकते हैं। इसके रचना काल क्या है, तो इसका रचना काल है 1927 और इस उपन्यास में विवाह की समस्या पर प्रेमचंद ने जोर दिया है कि विवाह से संबंधित किस तरह की समस्याएं होती हैं, एक पिता या माता के ऊपर कैसी परेशानियां होती हैं विवाह को लेकर। अपनी पुत्री का वो विवाह अच्छे परिवार में करना चाहता है लेकिन नहीं कर पाता है, आर्थिक स्थिति किस तरह से इन संबंधों में आड़े आती है, इसके बारे में यहाँ पे उल्लेख किया है। और ये कुल मिलाकर ये बताया गया है कि आर्थिक स्थिति के खराब होने की वजह से भारतीय समाज में, हमारे समाज में जो अनमेल विवाह होते हैं जिसको हम बेमेल विवाह भी कहते हैं, उसकी समस्या का उल्लेख किया गया है निर्मला नामक उपन्यास में। छठा उपन्यास है गबन। गबन बहुत ही बढ़िया उपन्यास है, आप लोगों को सबको पढ़ना ही चाहिए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो इन उपन्यासों को जरूर पढ़िए, बहुत मजा भी आता है, बहुत सारी चीजें आपको समझ में भी आएंगी कि प्रेमचंद किस तरह से उपन्यास लिखते थे, क्या योगदान था उनका, किस तरह से उन्होंने हिंदी के उपन्यास को एकदम जीरो से लेकर और अपर लेवल तक यात्रा कराई। शून्य यथार्थवाद से चरम यथार्थवाद की यात्रा ही प्रेमचंद के उपन्यास की यात्रा है, आप समझ लीजिए इस चीज को। बात कर ले खैर गबन की, तो गबन का जो रचनाकाल है वो 1930 के आसपास माना जाता है। 1930 में लिखा गया था और इसमें बहुत सारी समस्याओं का उल्लेख किया है प्रेमचंद ने। ठीक है, बहुत सारी समस्याओं का उल्लेख। इसमें जो नायक है उसके बारे में देखिए, सारी चीजें आप समझिए। इसमें रमानाथ है, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, नायक जो है वो रमानाथ है। ये एक मध्यम वर्ग है, मिडिल क्लास का व्यक्ति है और मतलब आकांक्षाएं तो हैं इसके पास, महत्वाकांक्षाएं हैं, ये बहुत कुछ चाहता है लेकिन ये मिडिल क्लास का है तो इसके पास पैसे उतनी अधिक नहीं है। फिर इसकी पत्नी जो है उसकी भी आकांक्षाएं हैं, वो बहुत गहने वगैरह चाहती है। तो ये गहनों की अभिलाषा जो है इसकी पत्नी की कि गहने चाहिए उसको, इसको पूरा करने के लिए अपने ऑफिस में गबन करता है। गबन का मतलब होता है एक तरह से पैसे का हड़प करना, तो गबन करता है और इसी के ऊपर पूरा का पूरा उपन्यास बेस्ड है। बात करें कर्मभूमि की, तो कर्मभूमि में कई सारी समस्याओं को एक साथ उठाने का प्रयास प्रेमचंद ने किया और इसका रचनाकाल यहां देख लीजिए, ये है 1932। 1932 में लिखा गया। इसमें जो नायक है, देखिए थोड़ा इधर उधर हो गया है, आप देखते रहिएगा इसको। इसमें जो नायक है वो है अमरकांत। अमरकांत किसका नायक है, तो कर्मभूमि का नायक है और ये भी समाज सेवा वगैरह में रहता है। फिर हरिजन वर्ग की समाज सेवा करता है। प्रेमचंद ने दलित वर्ग को भी अपने उपन्यास में जगह दी है और सबसे बड़ी बात है कि जब हम गोदान पढ़ते हैं तो वो सारी चीजें हमारे सामने आती हैं। ठीक है, तो आर्थिक शोषण से मुक्ति कैसे हो, इससे संबंधित चीजें, अहिंसक तरीके से किस तरह से जो दमन करने वाले लोग हैं उनके ऊपर अहिंसा का क्या प्रभाव होता है, ये सारी चीजें बताया गया है। इसको एक बार आप लोग देखिए।
अब हम बात करें गोदान की, तो गोदान अत्यंत महत्वपूर्ण उपन्यास है प्रेमचंद का, सन 1936 में लिखा गया और यही एकमात्र ऐसा उपन्यास है जो कि हमारे सिलेबस में है। हिंदी साहित्य के महानतम उपन्यासों में से एक है गोदान। गोदान में किस प्रकार की समस्या को उठाया है, तो गोदान में प्रेमचंद ने तत्कालीन समाज में जिस तरह की समस्याएं हैं, तत्कालीन समाज में, एक भारतीय समाज में किस तरह की परेशानियां हैं, उन सारी परेशानियों को यहाँ पे उठाया गया है। निम्न मध्यम वर्ग में या निम्न वर्ग में किस तरह से आर्थिक स्थिति की वजह से उन्हें परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, ये सारी चीजें हैं। गोदान को भारतीय जीवन का महाकाव्य कहा गया है। गोदान को भारतीय जीवन का महाकाव्य कहा गया है। याद रखिएगा, गोदान के ऊपर अलग से हम क्लास बनाएंगे, अलग से वीडियोस डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इतने में ही गोदान समाप्त नहीं होगा। चलिए बात करते हैं हिंदी के उपन्यास में प्रेमचंद का योगदान क्या है। इस पर यदि टिप्पणी लिखने को आ जाए या किसी अलग माध्यम से भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो कैसे इस प्रश्न को हम टैकल करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि हिंदी के उपन्यास में, मैंने पहले ही बताया, शून्य यथार्थवाद से चरम यथार्थवाद की यात्रा ही प्रेमचंद ने कराई है, और यही यात्रा जो 20 वर्षों में पूरी हुई है, वह बहुत बड़ी यात्रा है हिंदी के उपन्यास की। समझिएगा, हिंदी के उपन्यास में प्रेमचंद ने कई तरह के बदलाव किए। सबसे पहला बदलाव तो उन्होंने किया कि हिंदी के उपन्यासों के उद्देश्य का ही परिवर्तन कर डाला उन्होंने। देखिए, प्रेमचंद के पहले के उपन्यासों के बारे में जब हमने पढ़ा तो देखा कि उन उपन्यासों का उद्देश्य क्या होता था। उन उपन्यासों का उद्देश्य कहीं ना कहीं मनोरंजन होता था, या कहीं ना कहीं किसी प्रकार का उपदेश देना होता था। यह होता था प्रेमचंद के पहले। लेकिन जब प्रेमचंद आते हैं तो उन्होंने इस उद्देश्य में परिवर्तन किया और उन्होंने कहा कि इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। खुद प्रेमचंद का एक कोट है, आप याद रखिएगा, जो रचनाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं उनका महत्व 2 कौड़ी का है। ये प्रेमचंद का कोट है, आप नोट कर लीजिएगा। कहीं कहीं इन कोटेशंस की आवश्यकता हमें पड़ती है, तो नोट करिए। मैं बोल रहा हूं फिर से, जो रचनाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं उनका महत्व 2 कौड़ी का है। ठीक है, तो प्रेमचंद का मानना था कि रचनाओं का उद्देश्य होना चाहिए यथार्थ का परीक्षण करना, यथार्थ के बारे में बताना कि वास्तविक सत्य क्या है। जब तक कोई रचना ये ना बता पाए तो उस रचना का महत्व प्रेमचंद 2 कौड़ी का मानते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं दूसरा जो काम उन्होंने किया वो किया विषय वस्तु में परिवर्तन। विषय वस्तु में परिवर्तन किस प्रकार से किया, तो देखिए, प्रेमचंद के पहले की उपन्यास के बारे में हम बात करें तो ऐतिहासिक उपन्यास लिखे जा रहे थे, जादुई तिलस्मी किस्म के, अय्यारी किस्म के उपन्यास लिखे जा रहे थे, जिसमें जो नायक होता है वो अलौकिक क्रियाएं कर रहा है, एक से एक काम कर रहा है जो देवता भी नहीं कर पाए, ऐसे ऐसे काम कर रहा है, ऐसे ऐसे कांड कर रहा है आपके लिए। लेकिन यहां पर प्रेमचंद ने विषय वस्तु के स्थान पर परिवर्तन किया। प्रेमचंद ने कहा कि किसी उपन्यास का महत्व सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कि अलौकिक व्यवहार करे उसका नायक वास्तविक समस्याओं से जूझे, वास्तविक समस्याएं जो हैं उनको किस तरह से सॉल्व किया जाए, ये उसका नायक करे। तो ये प्रेमचंद ने उद्देश्य परिवर्तन के पश्चात प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास की विषय वस्तु को परिवर्तित कर दिया। जहां ऐतिहासिक और तिलस्मी किस्म के उपन्यास लिखे जा रहे थे प्रेमचंद के पहले, वहीं प्रेमचंद के आने से एक पूरा विषय वस्तु परिवर्तित हुआ और सामाजिक समस्याओं को उपन्यास में जगह मिलने लगी। यह प्रेमचंद का दूसरा महत्वपूर्ण योगदान है। तीसरा योगदान तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है, आप तो स्वयं समझ लेंगे कि तीसरा उपन्यास है आदर्शवाद से चरम यथार्थवाद की यात्रा। जितने भी उपन्यास प्रेमचंद के पहले लिखे गए, बाद में हमने देखा था कि थोड़ा बहुत यथार्थ होता था, लेकिन अधिकतम उपन्यासों में हमने देखा कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ आदर्शवाद हावी था। खलनायक भी है तो उसका मन परिवर्तन हो जा रहा है। आप समझिए कि स्वयं प्रेमचंद की शुरुआती रचनाओं में खलनायकों का कितना परिवर्तन हुआ है, उनका हृदय परिवर्तन हो जाता था। अचानक से जो खलनायक होता था वो हीरो बन जाता था। जैसे आपने फिल्म देखा जा सिमरन जा वाला, अमरीश पुरी, पूरे फिल्म में खलनायक है लेकिन लास्ट में अपनी बेटी को छोड़ देता है कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। वही हाल यहां पर भी है, पहले यही होता था, परंतु प्रेमचंद ने इस यात्रा को आदर्शवाद से चरम यथार्थवाद तक पहुंचाया। यह प्रेमचंद का तीसरा अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ये तो खैर कुछ जनरल योगदान हो गए। इसके अलावा भी प्रेमचंद का शिल्प के स्तर पर क्या परिवर्तन किया प्रेमचंद ने। हर एक कहानी, हर एक रचना का एक अपना शिल्प होता है। दोहा है तो उसकी मात्राएं हैं कि कितनी मात्रा होनी चाहिए, कहां पर मात्रा पतन होगा, कहां पर मात्रा पतन नहीं होगा, ये सारे नियम होते हैं। तो शिल्प के स्तर पर भी प्रेमचंद ने उपन्यासों में बड़ा फेरबदल किया। पहला तो उन्होंने भाषा के स्तर पे किया, भाषा में परिवर्तन किया। प्रेमचंद से पहले जहां तत्सम भाषा ज्यादा प्रयोग होता था,
प्रेमचंद ने उस भाषा को सहज और साधारण बना दिया, आम बोलचाल की भाषा बना दिया। प्रेमचंद के उपन्यासों में हिंदी और उर्दू के साथ आंचलिक शब्दों का समावेश भी देखने को मिलता है। यह बताता है कि प्रेमचंद ने उपन्यास के शिल्प में भाषा के स्तर पर न सिर्फ तत्सम का प्रयोग किया, बल्कि तद्भव, देशज, विदेशज इत्यादि शब्दों को भी भरपूर सम्मान दिया है। ये प्रेमचंद ने किया। उसके बाद बात करें पात्रों के स्तर पर परिवर्तन। अब पात्र के स्तर पर परिवर्तन का मतलब आप समझिएगा कि क्या होता है। पात्रों के स्तर में क्या हुआ कि देखिए, चरित्र प्रधान रचनाएं जो थी वो प्रेमचंद से पहले नहीं होती थी, कि कोई ऐसा उपन्यास जिसमें चरित्र प्रधान हो, ऐसा नहीं होता था। हालांकि महाकाव्य थे, जैसे हम बात कर ले रामचरितमानस की, रामचरितमानस की बात करें, प्रेमचंद से काफी पहले की रचना। लेकिन रामचरितमानस जो है ये उपन्यास तो है नहीं, एक महाकाव्य है। तो महाकाव्यों में हिंदी की कविता वाली पद्धति में यदि हम बात करें तो चरित्र प्रधान रचनाएं देखने को मिलती हैं। लेकिन प्रेमचंद से पहले यदि गद्य साहित्य की बात करें, उपन्यास की बात करें, उपन्यास तो छोड़िए, यदि हम हिंदी कहानी की भी प्रेमचंद से पूर्व की बात करें तो बहुत कम ऐसा देखने को आपको मिलेगा जहां पात्रों में चरित्र प्रधान हो। लेकिन प्रेमचंद की रचनाओं में चरित्र प्रधान रचनाएं होने लगी, और ये प्रेमचंद ने पात्र के स्तर पर इस प्रकार का परिवर्तन किया। प्रेमचंद के पहले क्या होता था, अप्राकृतिक घटनाएं होती थी, तिलिस्म होता था, अय्यारी होती थी, कुछ जासूसी टाइप के उपन्यास लिखे जा रहे थे। तो वहां पर प्रेमचंद ने पात्रों की संरचना को पूरी तरह से ध्वस्त किया। और प्रेमचंद ने क्या कहा कि अधिक पात्र होने की आवश्यकता नहीं है, किसी उपन्यास या कहानी में पात्र बहुत अधिक कर दिए जाए इसकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता यह है कि जो पात्र हैं उनको किस तरीके से रखा गया है, उन पात्रों की किन क्वालिटीज को दिखाना है, किन को नहीं दिखाना है, ये पात्र के स्तर पर प्रेमचंद का परिवर्तन था। यही सब आपको लिखना होगा जब आपको लिखना होगा कि हिंदी के उपन्यास में प्रेमचंद का क्या योगदान रहा। तो शिल्प के स्तर पर ये दो प्रमुख योगदान। तीसरा योगदान है घटनाओं को सामाजिक स्थितियों तथा समस्याओं के रूप में अपनाया। किसी भी घटना को अपनाने के कई तरीके हैं कि आप घटनाओं को किस तरह से देख रहे हैं। प्रेमचंद ने कहा कि देखिए, रोमांचक या फिर जादुई जो उपन्यास हुआ करते थे प्रेमचंद से पहले, उनमें घटनाओं की भरमार होती थी, क्योंकि जो नायक है उसके अंदर अलौकिक चरित्र दिखाना है, वो अप्राकृतिक घटनाएं करेगा। गोली अगर उसके ऊपर आ रही है तो हाथ से गोली रोक देगा। इस तरह की घटनाएं जो होती थी वो तिलिस्मी किस्म के उपन्यासों में लिखी जा रही थी प्रेमचंद से पहले वाले युग में, मतलब 1916 से पहले। 1899 मतलब 1900 से लेकर 1916 के बीच अगर हम उपन्यास की बात करें तो ऐसी ही रचनाएं देखने को मिलती हैं। आप भोलाराम गहमरी के उपन्यास उठाकर देखिए, वो सारे उपन्यास वैसे ही हैं। हिंदी जासूसी उपन्यासों का जनक कहते हैं उनको। खैर, बात करें तो घटनाओं को सामाजिक स्थितियों और समस्याओं के रूप में दिखाया। घटनाओं की भीड़ इकट्ठा नहीं की, अलौकिक घटनाएं नहीं दिखाई प्रेमचंद ने। जो घटना दिखाया उसको ठहराव के साथ दिखाया, ये प्रेमचंद की खास बात थी। आगे बढ़ते हैं, यही आपको लिखना होगा हिंदी उपन्यास में प्रेमचंद का योगदान। प्रेमचंद युगीन उपन्यासकार। प्रेमचंद के समय काल में कुछ अन्य उपन्यासकार भी हुए, उन उपन्यासकारों के बारे में भी आपको जानना है और इनके बारे में आप अपने नोट्स और किताबों से जरूर पढ़िएगा। फिलहाल के लिए देखिए, यहाँ 4-5 नाम मैंने लिखे हैं। पहला नाम है शिवपूजन सहाय का। शिवपूजन सहाय की एक इनकी रचनाएं भी आप याद रखिएगा, जैसे इनका उपन्यास है देहाती दुनिया। देहाती दुनिया यह है शिवपूजन सहाय का उपन्यास। इसके अलावा विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, ये जो है ये भी प्रेमचंद युगीन उपन्यासकार हैं, और इनकी जो प्रमुख उपन्यास है एक तो है मां, एक इनकी उपन्यास है भिखारिणी। ठीक है, ये प्रेमचंद के समय के जो उपन्यासकार हैं। अगले उपन्यासकार हैं सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त ने लिखी थी अंतिम आकांक्षा। इनका उपन्यास का नाम है अंतिम आकांक्षा। इसके अलावा भी इन्होंने उपन्यास लिखे, जैसे कि इनका एक उपन्यास है गोद, ये भी प्रेमचंद ने लिखा, प्रेमचंद ने नहीं लिखा, सियाराम शरण गुप्त ने लिखा। फिर हम बात करें जयशंकर प्रसाद की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, तो इन लोगों ने न सिर्फ काव्य में ही अपनी कलम चलाई बल्कि गद्य के क्षेत्र में, उपन्यास के क्षेत्र में भी भरपूर लिखा है। और जयशंकर प्रसाद की तो हमें कामायनी भी हमारे सिलेबस में पढ़नी है यूपीएससी में, और उसके साथ साथ हमें समुद्रगुप्त भी पढ़ना, स्कंदगुप्त भी पढ़ना है। तो उपन्यास भी पढ़ना है, नाटक भी पढ़ना है, इनके तो बहुत सारी चीजें पढ़नी है। तो खैर, जयशंकर प्रसाद की हमें इनका भी नाम आप याद रखिएगा, जैसे इनका कंकाल, इसके अलावा इरावती, तितली। बात कर ले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की तो अलका, इसके अलावा प्रभावती और भी इनकी रचनाएं हैं।
आप लिख सकते हैं अप्सरा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या समझा, पहले तो हम यहां पे समराइज कर लेते हैं। आज की वीडियो में सबसे पहले हमने समझा कि प्रेमचंद के बारे में जाना, प्रेमचंद युगीन उपन्यास का मतलब क्या होता है ये हमने समझा। प्रेमचंद युगीन उपन्यासों में किस प्रकार की रचनाएं लिखी गई और इसमें प्रेमचंद का योगदान क्या रहा हमने ये भी देखा। एक तो हमने जनरल योगदान देखा और एक हमने देखा कि शिल्प के स्तर पर प्रेमचंद ने क्या प्रयोग किए और उन प्रयोगों से हिंदी साहित्य के उपन्यास में क्या नई विशेषताएं सामने आई, ये भी हमने पढ़ा है इस क्लास में। इसके अलावा प्रेमचंद युगीन उपन्यासकार और कौन कौन से हुए प्रमुख, जैसे शिवपूजन सहाय, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, सियाराम शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी रचनाएं ये हमने देखी। अब आपका काम क्या है कि प्रेमचंद के जितने भी महत्वपूर्ण उपन्यास हैं उनके बारे में एक समरी तो कम से कम आपको पता होनी ही चाहिए कि सेवा सदन का थीम क्या है, निर्मला की थीम क्या है, कर्म भूमि, रंग भूमि, गबन, गोदान, इन सब की थीम क्या है। गोदान की तो खैर आप चिंता छोड़ ही दीजिए क्योंकि गोदान हमारे सिलेबस में है, तो उस पर तो अलग से वीडियोस आने ही हैं। संभव है कि 2-3 वीडियोस आए, अगर छोटे हो तो, यदि बड़ा वीडियो हो 1.5-2 घंटे का तो एक ही वीडियो में हो जाएगा। देखते हैं, जैसी सहूलियत रही उसके हिसाब से देखेंगे। खैर, इसके अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसके अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रेमचंद पश्चात उपन्यास, मतलब 1936 के बाद किस तरह के उपन्यास लिखेगा। और विश्वास मानिए कि इसमें अलग अलग ब्रांचेस खुलेंगी, जैसे नई कविता, नई कहानी, अकहानी, ये सारी चीजें हमने कहानी में देखी, वो सारी चीजें उपन्यास में भी आने वाली हैं। समकालीन उपन्यास, अकहानी जो था वैसे ही उपन्यास वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे। खैर वो अगली क्लास में। फिलहाल के लिए एक बात और याद रखिएगा कि ये नंबर है 9169041691। इस नंबर पे आपको फोन नहीं करना है, याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ आपको व्हाट्सएप करना है। और क्यों करना है? तो हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल के लिए अगर आपको मंथली आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना होगा तो आप इस नंबर पे जानकारी ले सकते हैं, मंथली आंसर राइटिंग प्रोग्राम। तो इसके लिए आप इससे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और जो लोग भी देख रहे हैं कृपया करके जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, ताकि पता तो चले कि आपको क्या समझ आ रहा है, ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे भी जुड़िए। इसके साथ साथ आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं अगर आप मंथली आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ना चाहें तो। उसमें आपको फीडबैक दी जाएगी, ऑडियो फीडबैक, और उसके साथ साथ और भी सारी चीजें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।